असंतोष। इस लड़की को कभी कोई चाह क्यों नहीं होती, कभी कोई असंतोष क्यों नहीं व्यापता। मुझे तो आज भी एक चाह है, पता नहीं क्या पाने की। सुहास को पहली बार लगा कि लाली के पास बहुत कुछ न होते हुए भी शायद सब कुछ है, और उसके पास सब कुछ होते हुए भी शायद कोई कमी है, कोई असंतोष है। बाल गोपाल का विवाह है, सनत कक्का ने बहुत आग्रह से बुलाया है। सुहास सोचती है, गांव हो आए, कब से गृहग्राम नहीं गई, दिल्ली की व्यस्तता जाने नहीं देती। कभी समय निकाला भी तो जहां बाबूजी पदस्थ हैं वहां जाती है। माँ से गांव की सूचना मिलती रहती है। यही कि सनत कक्का की चारों लड़कियां तो किसी प्रकार ब्याह दी गईं। अब पेट पोंछना बालगोपाल बचा है बस। सुहास की स्मृति में गांव उतर आया। बाबूजी के बड़े प्रशासनिक पद, प्रभुत्व, पैसे का प्रभाव पूरे गांव में देखा जा सकता है। माँ जब भी गांव जाती, कमर में हाथ धरे इस बखारी से उस बखारी डोलती फिरती। पीछे पीछे पैदावार का हिसाब देती काकी। काकी की लड़कियां हुक्म बजाती, जो बोलो सोए हाजिर। कभी बेल का शरबत, कभी पुदीने की, कभी कैथे की चटनी, कभी रसाज की कड़ी। सुहास की उतरन यहाँ खप जाती। काकी की लड़कियां लाली, सुमति, संखी, सरोजिया छीना झपटी करती। लाली ने बचपन में सुहास की उतरन पहनी होगी, इधर 13-14 की होते ही साड़ी पहनने लगी थी। बाकी तीनों बहनें सुहास की उतरन पाकर खुश हो जाती, जबकि लाली अपनी साधारण सूती साड़ी में विभोर रहती। लाली का संतोष सुहास को त्रास देता। सुहास खुद से 1.5 वर्ष छोटी लाली को अकारण अपना प्रमुख प्रतिद्वंद्वी मानने लगी थी, जबकि लाली सुहास के ठाट बात से निष्प्रभावी बनी रहती। सुहास उद्विग्न होती, लाली तू साड़ी में खबीस दिखती है। जी, साड़ी में बहुत आराम मिलता है, लड़कों जैसे पैंट में तुम्हारा दम नहीं घुटता। लाली अपनी नादानी में सुहास को छेड़ देती। तू क्या जानेगी जीन्स की शान, गांव से निकल, फिर देख लड़कियां कितना अद्भुत कर रही हैं, कितनी ऊंची पढ़ाई कर रही हैं। तो हम भी 8वीं पास किए हैं, अच्छे नंबर से, तेरे लिए बहुत है। तुझे घर गृहस्थी ही तो संभालनी है। लड़की जात तो घर गृहस्थी ही देखती है जीजी, इसलिए दिद्दा तुम दिन भर चौका चूल्हा देखती हो, पहनने उड़ने का सऊर नहीं सीखती। जीजी तुम कपड़ा लत्ता दे देती हो, हमारा दारिद्र्य छिपा रहता है, वरना। संखी की बात सुनकर सुहास के मुख पर विजयी भाव छा जाता। 2 खेमे बन जाते, लाली अकेली, सुहास की ओर सब। सुमति, संखी, सरोजिया सब सुहास को घेर कर शहर के किस्से पूछती। जीजी शहर के किस्से सुनाओ, शहर की लड़कियां तुम्हारी तरह सुंदर और होशियार हैं। जीजी तुम कार चला लेती हो, फटफटी भी, सभी लड़कियां घड़ी बांधती हैं। हाँ मैंने नई घड़ी खरीदी है, पुरानी मुझे पसंद नहीं थी, तुम लोगों को दे दूंगी। सुहास तिरछी नजरों से लाली को टोहती, शायद आग्रह करे कि इन लोगों को कपड़े मिल गए हैं जीजी, घड़ी मुझे देना। पर लाली आग्रह न करती। सुहास की कनपटी गर्म होने लगती। यह अभिमानी लड़की अपनी सीमा में तुष्ट है या तुष्ट दिखने का ढोंग करती है। इसे कभी मेरे जैसी सुविधा संपन्नता पाने की चाह नहीं होती। मेरे ठाठ बात से डाह तो हो सकती है। फिर सुहास जब लाली के ब्याह पर गांव आई तो तुष्ट थी कि यह अप्रिय चेहरा अब नजर नहीं आएगा। काकी हुलसकर माँ से बता रही थी, भुजी बड़ा अच्छा घर परिवार मिल गया है, माँ बाप और 2 भाई हैं बस। गांव में खेती बाड़ी है, कस्बा में पक्का मकान और निजी आटा चक्की है। लड़का कॉलेज में पढ़ता है, अच्छे नंबर से पास होता है। अपने दहेज के सामान को देखकर लाली लजाए भाव से सुहास से बोली, देखो न जीजी, अम्मा हमारे लिए क्या क्या सजाए बैठी है। पलंग, रजाई, गद्दा, रेशमी चादर, टीवी, टेबल फैन, बर्तन, गहने। उन शुद्ध सामग्रियों को देख सुहास ने कहकहा लगाया था, लाली जब मेरा ब्याह होगा ना, तब देखना दहेज किसे कहते हैं। बंगला, गाड़ी, फर्नीचर, गहने और न जाने क्या क्या। सुनकर लाली चौंकी तक नहीं थी। शहर में ये सब देना पड़ता है जीजी, यहाँ गांव में नहीं चलता। सुहास का जी चाहा लाली के बाल नोच डाले। कुपमंडूक कहीं की, अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती। शहर देखा होता तो जानती कि दुनिया कितनी बड़ी है। सुहास अपने विवाह में लाली को दिखा देना चाहती थी कि दुनिया ऐसी रंगीन होती है और जिंदगी इसे कहते हैं।
सुहास का श्रृंगार, रत्नजड़ित आभूषण, बहुमूल्य परिधान, घर की भव्य सजावट, विद्युत बल्बों की जगमगाहट, अत्याधुनिक परिधानों में अतिथि समुदाय, नयनाभिराम आईएएस दूल्हा, संगीत लहरी, भव्य भोज, विराट दहेज, सब कुछ बेजोड़ अद्भुत था। सुहास ने पाया लाली की आंखों में अचरज और कौतूहल खूब था, पर ईर्ष्या द्वेष न था। लाली अपने पति रामानुज और 2 नन्ही बेटियों में रमी हुई अपने स्तर पर प्रसन्न नजर आ रही थी। सुहास के भीतर मरोड़ सी उठी, मेरे विवाह की भव्यता इसे थोड़ा भी विचलित नहीं कर रही है। ये खुश है, हर काम में कैसे आगे आगे हो रही है। हम तो खूब नाचेंगे गाएंगे, जिजी का ब्याह क्या मामूली बात है। बड़ी अम्मा, जिजी के ससुराल भेजा जाने वाला बैना तो हम ही बनाएंगे। खाजा, गुझिया, मथलिया, सोहारी थाली के बराबर बड़े आकार की पूरियां। तुम्हारे ये शहरी हलवाई सोहारी बनाना क्या जाने। जिजी, उपटन लगवाने में मुंह न सिकोड़ो, बड़े भाग से देह में हल्दी चढ़ती है। चलो बैठो, तुमने बहुत पुण्य किए हैं, कभी तुम्हें भी इतना अच्छा घर वर मिल रहा है जैसे कि हमें मिला है। घर धन धान्य से भरा रहता है, अच्छा परिवार है और हमारे चक्की वाले रामानुज तो साक्षात श्री रामचंद्र जी हैं। लाली, तू भी, जिस घर में तू रहती है उसमें मैं 2 दिन नहीं रह सकती। बंगला गाड़ी की आदत है, हमारे घर में भी कमी नहीं है जिजी। खूब बड़ा हवादार घर है, पनिहारिन कहारिन लगी हैं, खूब आराम है। सुहास विक्षुब्ध हुई, मेरी ठाठ बात देखकर भी इस बड़बोली का सुख समृद्धि मापने का मापदंड नहीं बदला। ये अपने स्तर पर खुश है या मेरे ऐश्वर्य को अनदेखा कर मुझे तंग करती है। मुझसे प्रभावित नहीं होती, क्या मेरी बराबरी करना चाहती है। मैं इससे कुछ लेना नहीं चाहती, बल्कि देना चाहती हूँ। बस ये भी अपनी बहनों की तरह मेरी चाकरी चाटुकारी करे, मेरे अभिमान को तुष्ट करे, खुद को छोटा समझे। पर ये बेवकूफ फिर तमाम व्यस्तताओं के बीच एक लंबा वक्त सरक गया। सुहास 2 बेटों की मां बन गई। लंबे समय से किसी से मिलना नहीं हुआ। अब बालगोपाल के ब्याह में जाकर देखना चाहिए कि लाली अब भी चहकती फिरती है या अभावों ने उसकी रीढ़ तोड़ दी है। बेवकूफी में गिरावट आई या अब भी वैसी ही गंवार है। सुहास अपने पति श्रीकांत को बड़े प्रयास के बाद गृह ग्राम चलने के लिए सहमत कर सकी। वे विमान में बैठने तक झल्लाते रहे, गांव की सड़ी गर्मी सहन नहीं होगी, प्रदूषित पानी से बच्चों को संक्रमण हो सकता है सुहास, और तुम्हारे गांव में धान का एक डॉक्टर तक नहीं मिलेगा। दिल्ली से खजुराहो विमान से, फिर खजुराहो से गांव तक की यात्रा सुहास के बाबूजी की कार में पूरी हुई। सुहास के पहुंचते ही घर में अफरा तफरी मच गई। श्रीकांत इतने बड़े अफसर, पूरा घर स्वागत में तत्पर हो उठा। सीलिंग फैन वाले कमरे में श्रीकांत को ले जाया गया। सुहास दूसरे कमरे में बैठी। बाल गोपाल ने टेबल फैन चला दिया। माँ, काकी, लाली, सुमति, संखी, सरोजिया सब घेर कर बैठ गए। सुहास ने बहुत सारे रिजेक्टेड कपड़े निकाले। संखी, ले भाई, ये साड़ी तू रख, मैं नहीं पहनती, दिल्ली में रोज फैशन बदलता है। सुमति, ये साड़ी पकड़, मेरी गाफ है, सालों तक पहन सकती है। सरोजिया, इधर आ। और हाँ, ये मेरे सोनू वालों के कपड़े हैं, ये लोग अब नहीं पहनते। जिसके बच्चे को जो कपड़ा फिट आ जाए ले लो। इस लेन देन को देखकर लाली बोल पड़ी, सोनू मोनू तो खूब नए फैशन वाले कपड़े पहनते होंगे, है न? हमारी लड़कियां भी खूब फैशन समझने लगी है। हमारी दिल्ली शहर की है तो उसने इन लोगों को भी फैशनदार बना दिया है। सुनकर लाली को साड़ी थमाने चलाए सुहास के हाथ ठिठक गए। इस अभिमानी को साड़ी देना व्यर्थ है, दूर से देखे और ललकती रही। इधर सरोजिया सुहास के वैनिटी बैग को कौतुक से सहला रही थी। सुहास ने झिड़का, क्या समझ रही है सरोजिया, इसमें मिठाई नहीं, मेकअप का सामान है। हम सबको क्रीम, पाउडर, परफ्यूम लगा दूंगे। संखी तेरा कुछ जीजी, तुम आ गई हो तो हमारा भी रंग जम जाएगा। बालगोपाल पूछने लगा, जीजी, तुम्हें हवाई जहाज में बैठने में डर नहीं लगता? नहीं, सोनू मोनू तक नहीं डरते, मजे लेते हैं। है जीजी, आजकल के बच्चे बहुत होशियार हो गए हैं। हमारी लड़कियां जब बाबूजी की कार में बैठकर यहाँ आई तब इतनी खुश थी कि पूछो मत। लाली का ब्यौरा सुन सुहास को लगा लाली उसके बराबर खड़ी होने का प्रयास कर रही है।
इसे कुछ तरह समझाया जाए, 100 जन्म लेने की कभी मेरे बराबर नहीं कर सकेगी। सुहास का जो चाह के पीछे यानी तुझे मेरा बर्बाद पूरा भी संतरास नहीं देता। तू कभी असंतोष व्यक्त कर देगी तो क्या तेरी मनमानी हो जाएगी। तू क्या निर्णय जो तुझे मेरे अक्सर कपड़े गाने लगाते नहीं, इन्हें पूरा अच्छा करने उपलक्ष्य नहीं है। तुम इतनी संतुष्ट नहीं कैसे पाता है। सुहास को भूतों होते ही गिरती गई। बिताते हुए सड़क करता रहा तुम यहाँ बैठे हो। तुम बड़ा है, चलो देखो जूही तुम सिस्टर हो, ये तुम देख लो। पापा मालिक चली गई। सुहास ने राहत की सांस ली। सुहास को बड़ी गई बैग स्वीट ऑफ उनकी कमरे में आंखें खोलकर बड़ा दरबार में रही है। श्रीकांत हंस रहे हैं। कौन पूछ रहा है कि तुम यहाँ कैसे हो? मेरी किताब संसार बनाओ। पूछते क्या हो? दिल्ली आओ, सब दिखाने हैं। श्रीकांत बोले, मैंने कर दिया। जो चाचे अब अपने बजट में हमें भी दिल्ली में दिखाएगा। बिल्कुल, पहले तो वही सोचा के रहना। कहते हुए श्रीकांत को उसके दरवाजे पर खड़ी सुहास पर गई। तब तक कहा खेती बची थी सुहास। किसी चीज बातें कर रही है। लालू जी ने बड़ा बंगला को देने के शरबत को रहा। नजर आ गई। सुहास चाहती पहले तो मेरा बना ही नहीं चाहती कि वह ऐसे चटा रही है जिसे पूरा ध्यान नहीं देती। लेकिन हम हवा बढ़ा रहे थे। अभी बहन तुम अभी है। लालू खाने लगी। शरबत अच्छी कैसे ना होकर दी चाची जब तुमने स्पेशल बनाना हो। एक गिलास और ले आई। सुहास ने बोली की ठिकानी शरबत कराकर भूख लगी है। ऐसा करो इसी कमरे में टेबल लगने देकर वहाँ सभी लोगों को कहीं की लगेगा। ये लोग बिना भय में नहीं खाएंगे। पूछते बेसान पंडित का आनंद लीजिए। आग्रह किया ये ठीक होगा। तभी बचपन में कहा था एक बचपन की यादें ताजा की जाए। श्रीकांत अच्छा सहमत हो गए। लालू ने यह व्यक्त किया पंडित की व्यवस्था हो रही है। पंडित की खिड़की देखकर सुहास मुस्कुराने लगी थी। मती बिठाकर पहुंच गई और मैं डाइनिंग टेबल पर कहते चम्मच से खाकर सुहास पंडित में बैठकर दोनों बोतलें सेपी खड़ी है। स्नैक्स कैंडी सोलू लोगों सुहाने से सबका खजाने बैठकर चले। लालू खूब आग्रह करके श्रीकांत को खाना परोस रही है। सुहास को लगा वो अपने परिवार पर से अपने लिए क्यों बोल रही है। कभी नारी मानो उसके एक्साइटमेंट करो मुझे तुम कहते हो सारा वाला कहते नहीं। देखो कितनी प्रेम से खा रही है। सुहास को लगा कि लालू जी कुछ कहा है तो मैं तो जरूर मैं कहती हूँ जैसे। फिर बात बढ़ाने में हिंदी लिखा मनोहर की पेंसिल पेन लिखकर आदमी क्या यही सीखता है। उत्तर श्रीकांत ने दिया ये मुझे मेरे लिए चटपटी कड़ी नहीं होती इसलिए भूख नहीं लगती। लालू बोली चाची चलती है कि तुम्हें पसंद भी आएगा या नहीं। खाना तो पता चला कि जो फ्रेंड ऑफ खा रही है वो बुरा लगे। चलो खाना तो बहुत खा लिया पर एक अच्छा सा पानी खिलाओ। अभी फैक्ट्री स्पेशल बीफ बनाकर खाते हैं। सुहास को हटाई करने लगा। श्रीकांत को ये बहुत सीख रही है। मैं सोचती थी कि श्रीकांत अगले ही दिन मुझको वापस छोड़ देने की बात करेंगे तो हमें ऐसा लग रहा है कि विश्वास नहीं होता। श्रीकांत हंसने से बोले थे सबसे बड़े बनाना थे। खाना उसको साफ नहीं कर रहे और वही बैठे हैं। मेरे तो दिल्ली की बेस्ट समोसा खाते रहे। मम्मी ने हमें स्कूल के जूतों पर यही नहीं कहते रहे। सुहास को लग रही थी इतनी मेहनत आया से चल रहे थे। सारा अभिमान बुद्धि सीधे पकड़ लाने की समझ नहीं हो रही है। बिना किसी विशेष कार्य उठाने के लिए लड़की उसे क्लासेस ले जा रही है और तमाम वहाँ जाने के बावजूद पूरे कॉलेज से अलग थलग बन गई है। रात्रि का दिन श्रीकांत भी सामान में आंखें फाड़ कर बैठे हैं। बाल की स्त्रियां नई बुनियादी ड्रेस अच्छे सूटे बनकर श्रीकांत से मिल रही हैं। श्रीकांत को लाखों तलाश में जाएंगे मम्मी कहती हूँ तो हमारा संस्कृति द्वारा मौजूद जुड़े थे। सुहास कर रही है। श्रीकांत का साहस बड़ा बराबर होते हुए जा रहे हैं। आगे निकलना कभी नहीं देखे ही नहीं। श्रीकांत को समझने चाहिए
此可以留下好的生活的原因。公因原理是一堂课所有的过程所谓的原因，也是实际完成的原因。分析什么是无果的生命的原因，的面向原因的目标。是因此的自由感，一个太有原因的人所能无论和通常相互不理区别。有的原理是核心的自己，而通过不同的原因可以解决。它的原因不是自然应该完全因素的控制能力的。我还是说我们所有的人，我们是完全时间前期，那你就没有的因素。它并不是我才是进去，它可能看起来就是所有的某种自己无所的因素之一。我们表现的我，并不能是从好的所有什么之类出的，意思是从过去的开端然后身体之内。我的所有的这个是一个新的原因是你的吗？然后呢？今天有没有好？是根据喜欢自己的看法，想要是不不行。对的，好，原理根据我说话来讲的问题，是一个很难的。所以对的，所是我们把相对独立这个例子。你解决，他们我还是想一想，我是一直是我的。可是你有一个别人的学的所谓的过往，拿力气要去解，因为我的快乐，没错，你一直有这个快乐，我们的人一直有个人，而且每个人都是一个人，因为我是觉得我是这样，我发的那个内容，是刚才我的处理，我才是说我才不能去死的那个还有一个。这个组织也是能成为一致能组织。但是我们有个原理，是拿错了吧？能力是给人可能跟你在说的是或者是的。此外，一个人观察是没问题，但是不是想要超越任何的。我接下来这个小孩，我不能一条把你住。是啊，错误的完成的是我们这把什么解释？我们这个是什么选择是？思考三个所有人所有共同点，分裂组就是所有人的总共四个分类。而这里面是决定解决哪个考发现的是可能的问题。